भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का नामकरण। भारत का नामकरण हमने अब तक पढ़ा था कि भारत को भारत भी कहते हैं, हम इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं और आर्यवर्त भी कहते हैं। आखिरकार इन नामों का विस्तार से वर्णन किस प्रकार किया गया था, ये नाम कहां से आए, किस प्रकार आए, कैसे भारत का नाम दिया गया, इनका हम वर्णन के सबसे पहले हमारे भारत देश को आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम हिंदुस्तान, तीसरा भारत और चौथा इंडिया। ठीक है साथियों, पहला आर्यवर्त, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा भारत और चौथा इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्यवर्त, यानी जो हमारे देश का नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा, इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला कारण है कि वैदिक काल से भारत का जो नामकरण हुआ, भारत का जो नाम दिया वैदिक काल से, वह आर्यवर्त दिया गया था। सेकंड जो इसका है प्राचीनतम नाम, यानी इसका जो प्राचीनतम नाम है, प्राचीन काल से हम भारत को आर्यवर्त के नाम से जानते थे। तीसरा इसका कारण है कि जब आर्यवर्त नाम दे रखा है तो आर्यवर्त नाम से स्पष्ट होता है कि यहां पर आर्य जाति के लोग निवास करते थे या आर्य जाति के लोग रहते थे। ठीक है साथियों, सबसे पहले आर्यवर्त की वैदिक काल से ही हम आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। दूसरा प्राचीनतम नाम है और तीसरा यहां पर सर्वप्रथम आर्य जाति के लोग निवास करते थे। सेकंड जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का नामकरण किस प्रकार से हुआ, क्यों दिया गया, ये देखते हैं हम। देखिए, जैसे ही हिंदू प्लस स्थान, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहां पर हिंदू लोग निवास करते हैं या हिंदू रहते हैं उस स्थान को हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये एक हमारा सामान्य परिचय हो गया, सामान्य भाषा में हो गया। लेकिन इसका मेन कारण क्या था कि 2 से 7वीं शताब्दी में, 2 से 7वीं शताब्दी में ईरानियों ने, 2 से 7वीं शताब्दी में ईरानी हमारे देश के अंदर आए और ईरानियों ने क्या कहा कि जो हिंदू है, ये हिंदू जो नाम पड़ा सिंधु नदी के कारण पड़ा। कौन सी नदी के कारण पड़ा? सिंधु नदी के कारण। क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, सिंधु सभ्यता के लोग से को है कहते थे, से को है कहते थे, और उन्होंने जब से को है कहा तो से को है कहने के बाद सिंधु की जगह से को है कहा तो ये हो गया हिंदू। और हिंदुओं के, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू कहने के कारण, से को है कहने के कारण हिंदुस्तान हमारे देश का नाम दिया कि जहां पर हिंदू लोग निवास करते हैं उस स्थान को हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। 2 कारण हो गए, आगे चलते हैं हम। तीसरा है भारत, कि भारत क्यों पड़ा। सबसे पहला इसका लॉजिक है कि भरत नाम का राजा, भरत नाम का राजा हमारे यहां पर राज्य करता था। ये जनरल सी बात है कि अच्छा, द्वितीय क्लास की एक छोटी सी बुक आती है हिंदी की, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि दुष्यंत पुत्र राजा भरत हुआ था। उस भरत नाम के राजा ने हमारा देश भारत बसाया था, उसके नाम से भी भारत जाना जाता है। सेकंड, जब इसी में ही हम चलते हैं तो भारत नाम का जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो भा प्लस रथ, इसका संधि विच्छेद होता है। भय का अर्थ होता है ज्ञान और रथ का अर्थ होता है लीन होना। भा यानी ज्ञान और रथ का अर्थ होता है लीन होना। अर्थात जब परिभाषा इसकी निकल कर आती है तो भारत नाम की, कि जहां के लोग
आध्यात्मिक ज्ञान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, उस जगह को भारत नाम दिया। यानी ज्ञान, भा का अर्थ ज्ञान, रत का अर्थ लीन होना, जहां के लोग आध्यात्मिक ज्ञान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इस कारण से भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? लास्ट है हमारा इंडिया। इसके भी 3 कारण हैं कि इंडिया हमारे देश का नाम क्यों पड़ा। 14 से 15वीं शताब्दी में, 14 से 15वीं शताब्दी में ग्रीक निवासियों ने हमारे देश को इंडिया कहा। इंडिया क्यों कहा? कि वही कहानी, कौन सी? हिंदुस्तान वाली कहानी। यानी कि जो इंडिया नाम पड़ा सिंधु नदी को, जो हमारी सिंधु नदी है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस, इंग्लिश में कहते हैं इंडस। और इंडस नदी के कारण, यानी इंडस पार के रहने वाले लोगों को, वहां पर रहने वाले लोगों को नाम दिया उन्होंने इंडिया। यानी 14 से 15वीं शताब्दी में जो ग्रीक निवासियों ने सिंधु नदी को, इंग्लिश में हम कहते हैं उसको इंडस, और इंडस नदी के कारण वहां के निवासित लोगों को उन्होंने नाम दिया, उस जगह को नाम दिया इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? पहला नाम, सबसे पहले हमारा इंडिया का नाम, सबसे पहले आर्यवर्त, सेकंड हिंदुस्तान, थर्ड भारत और चौथा इंडिया। ये किस प्रकार से बना, किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ, ये मैंने आपको विस्तार से बताया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर इसमें आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा हल करने का। अब आगे चलते हैं हम भारत का सामान्य परिचय, जिसमें नामकरण हमने पढ़ लिया। अब सामान्य परिचय में पढ़ते हैं हम। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में कल मैंने आपको बताया था कि वही जिस प्रकार से मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। दिशाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक 0 डिग्री देशांत अक्षांश रेखा इस हमारी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या क्या नाम से हमारे भूमध्य रेखा, जिसको 3 नामों से जाना जाता है, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पहला दक्षिणी गोलार्ध और दूसरा उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार से नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे जो भारत की आकृति है वह चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय करते हैं कि इसमें 4 कोण दिखाई देते हैं। भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय, 4 कोण दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा 6ठी क्लास की ज्योग्राफी भूगोल की किताब में दे रखा है कि भारत का एक अक्षांश और एक देशांतर, कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, एवं सेकंड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर
स्थित है। ये हमने पढ़ लिया कि जो हमारा भारत है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी आकृति चतुष्कोणीय है एवं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर स्थित है। हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि यहां पर कैसे स्थित है, कहां स्थित है, किस प्रकार स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 95 मिनट देशांतर पर स्थित है। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने जीरो से लिया था आपको, अब आपको यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश रेखा होगा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी लास्ट टॉपिक। हम जीरो से चलेंगे, यहां जीरो है, इधर मकर हमारा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आएंगे तो जीरो से बढ़ेंगे, और उधर पूर्वी गोलार्ध में हम जाएं, उत्तरी गोलार्ध में हम जाएंगे तो जीरो से बढ़ेंगे। तो हमको जाना है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी इसका जो दक्षिणतम बिंदु है यह 8 डिग्री। जीरो से चलेंगे, यहां पर हम 1 2 3 4 यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी जो 2 अक्षांश है, उन 2 अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वह 111 किलोमीटर की दूरी उसके अंतराल में पाई जाती है। यानी 0 डिग्री अक्षांश से हम चलेंगे तो 1 पर जैसे ही जाएंगे तो 1 पर जाने के पश्चात 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 111 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार से हम यहां पर चलेंगे 8 डिग्री आ गया हमारा यहां पर, और 23.5 डिग्री हमारे देश के बीचों बीच से रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 36 यानी लास्ट बिंदु हमारा यहां उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट का दक्षिणतम बिंदु, और 37 डिग्री 6 मिनट पर हमारा क्या नाम से जो इसका उत्तरी बिंदु है। अब यहां पर हमारा भारत स्थित है, यहां पर आ गया समझ, कोई दिक्कत। ये जो बिंदु है हमारा ये 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर का लास्ट जो बिंदु है यह है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। अब आ जाते हैं हम कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो हो गया हमारा अक्षांश कि अक्षांश में स्थित है। लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतर पर स्थित है, 25 मिनट। तो ये हमारा भारत का अक्षांश होगा। देशांतर यानी देशांतर का अर्थ है कि जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित किस प्रकार से करती है, जिस प्रकार से हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने विभाजित किया, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का अर्थ होता है कि हम सामान्य भाषा में कहते हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ 0 डिग्री देशांतर रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इन दोनों के बीच में 111.32 किलोमीटर यानी 2 देशांतरों के बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत किसी को आए तो मेरे को जरूर बताना। 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है। तो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है इसके समानांतर खींची गई सारी रेखाएं जो गोलाकार या हम कहते हैं उसको अर्धवृत्ताकार जो रेखाएं होती है वह देशांतर रेखाएं कहलाती है। यह देशांतर रेखा ध्रुवों की तरफ सिकुड़ी हुई रहती है और मध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी प्रकट करती है। इन 2 देशांतरों के बीच की दूरी 4 मिनट होती है। समय के माप में जाएं तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी 4 मिनट होती है। यानी जैसे ही एक देशांतर हम पार करते हैं तो वहां समय में 4 मिनट का अंतराल आ जाता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट, 0 से चले हम यहां पर, कहां पर 68 डिग्री पर। यहां पर जो हमारा लास्ट बिंदु है इधर गुजरात का सर्किल जो एरिया है मैं आपको बताऊंगा। यहां पर हमारा क्या नाम से इसका जो पश्चिमी हिस्सा है यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट यानी इसके पश्चिमी भाग में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है पश्चिमी हिस्सा। तो
तो यहाँ पर पश्चिमी हिस्सा आ गया हमारा, और जो पूर्वी हिस्सा है वह हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 68 से यहां पर आए हम 97 डिग्री। ये जो हमारा लास्ट बिंदु है यहां पर अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में वालांगू जो जगह है, मैं आपको भी क्लियर बताऊंगा। तो ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित। ये हमारे भारत की स्थिति हो गई। ये क्या हो गई हमारी भारत की स्थिति की हमारा भारत पृथ्वी पर किस प्रकार से बसा हुआ है, अक्षांश और देशांतर पर किस प्रकार निर्भर करता है, किस प्रकार से बसावट है उसकी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं, या एक बार इसको पुनः देख लीजिए कि वही 8 डिग्री भारत की जो आकृति चतुष्कोणीय है आपको दिखाई दे रही है कि 4 कोण इसमें दिखाई दे रहे हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। 8 डिग्री 4 मिनट मैंने आपको बताया था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 8 मिनट 4 मिनट में, और 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लास्ट हमारा कन्याकुमारी, सॉरी इसमें जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में, और 97 डिग्री 25 मिनट हमारा क्या नाम से अरुणाचल प्रदेश में है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी में 4 मिनट का अंतराल पाया जाता है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत यहां तक हो आप निसंकोच मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आपको कोशिश करूंगा कि उसका हल उसी टाइम पे कर सकूं। आगे चलते हैं हम।